हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। अपोलो में फर्जी डॉक्टर के द्वारा इलाज किए जाने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी। एफआईआर की मांग, अपोलो अस्पताल से मांगा रिकॉर्ड। दुर्ग जिले में बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। राज्य सरकार का जलाया गया पुतला। बिलासपुर में बढ़ रहा गर्मी का पारा, जल संकट भी गहराया। बिल्हा और तखतपुर में अच्छे नहीं संकेत। शासन का सुशासन तिहार शुरू, आवेदन लेकर किया जाएगा निराकरण। घर घर पहुंचेगा प्रशासन। और जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं का स्वास्थ्य मंत्री ने किया अवलोकन। अधिकारियों की मीटिंग लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की मौत को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने दावा किया है कि उनका इलाज और ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जॉन किम फर्जी था। आरोप ये भी है कि अपोलो अस्पताल ने बिना किसी प्रामाणिक जांच के उस डॉक्टर को नियुक्त किया है और उसकी लापरवाही की वजह से पंडित शुक्ला की जान चली गई। इस मामले में कांग्रेस ने सरकंडा थाना में अपोलो प्रबंधन और डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केशवानी की अगुवाई में पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि साल 2006 में जब पंडित शुक्ल की तबीयत बिगड़ी थी तब उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर नरेंद्र यादव ने माइल्ड हार्ट अटैक बताकर ऑपरेशन किया जो करीब 12 घंटे चला। इसके बाद पंडित शुक्ल को वेंटिलेटर पर रखा गया जहां 18 दिन तक उनकी हालत नाजुक बनी रही और अंततः मौत हो गई। आरोप है कि इस दौरान परिजनों को मरीज से मिलने नहीं दिया गया और डॉक्टर लगातार स्थिति को लेकर टाल मटोल करते रहे। दमोह में जो जहाँ गिरफ्तारी हुआ है डॉक्टर का नरेंद्र जी का, यादव जी का, ये गंभीर विषय है। ऐसे लापरवाही जहाँ अपोलो प्रबंधन के द्वारा बगैर डिग्री के जांच किए, जिसको कुछ आता नहीं है या आता है, बगैर जांच किए यदि वो वहाँ चयन किया जाता है। और आज देखिए हमारे आदरणीय स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी का ऑपरेशन के बाद वो होश में नहीं आना, ये चिंता का विषय हुआ। और आज मामला का उजागर भी हो रहा है। उनको गिरफ्तार किया, ये तो हत्या का अपराध दर्ज होना चाहिए और इसको तो कहना चाहिए बहुत बड़ा सजा होना चाहिए। अब खुलासा हुआ है कि डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव की डिग्री फर्जी थी और उसने दमोह सहित कई अन्य अस्पतालों में भी इसी तरह की लापरवाही की जिससे कई मरीजों की जान गई। एमपी पुलिस ने इस डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज कर ली है। कांग्रेस का आरोप है कि अपोलो प्रबंधन की लापरवाही से ऐसे व्यक्ति को वर्षों तक मरीजों का जीवन सौंपा गया और लगातार हो रही मौतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। दुर्भाग्यजनक है कि वो जो डॉक्टर है वो ना एमबीबीएस था ना एमडी था, सिर्फ टेक्नीशियन भी नहीं था। और हमारे नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। हमने अपोलो प्रबंधन के ऊपर, क्योंकि ये हत्या की श्रेणी में आता है, पता नहीं कितने लोगों की उसने हार्ट सर्जरी करी है और उनकी मृत्यु हुई है। हम लोग डॉक्टर प्रताप रेड्डी सहित प्रीथा रेड्डी जो कि चेयरमैन अपोलो अस्पताल की हैं, इनके मनीष भट्ट जो कि रीजनल हेड हैं, और यहाँ अर्बन साहा जो यूनिट हेड हैं, जिनसे आज हम मिलने गए थे, इनके पास इनके लिए एफआईआर 300 अपराध की, हत्या के अपराध की धारा में एफआईआर करने की मांग हम लोगों ने थाना प्रभारी को दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी, एक्सक्लूसिव चेयरमैन डॉक्टर त्रिखा रेड्डी,
रीजनल हेड डॉक्टर मनीष महू और यूनिट हेड डॉक्टर अरविंद राहा भी इस अपराध में बरोबर की दोषी है। नेताओं का कहना है कि अगर समय पर जांच और कार्रवाई की जाती तो अन्य कई लोगों की जान बच सकती थी। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज या विधानसभा सदस्यों की निगरानी में कराए जाने की मांग की है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने इस गंभीर प्रकरण को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी, मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, पूर्व विधायक सियाराम कौशिक व रश्मि सिंह सहित अन्य नेता भी अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन से डॉक्टर नरेंद्र जॉन की नियुक्ति प्रक्रिया व उसके दस्तावेजों की जानकारी मांगी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर नरेंद्र ने राज्य के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की सर्जरी की थी, जिसके इलाज के कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित पहलुओं की जांच की मांग कर रहा है। साथ ही अपोलो प्रबंधन से जवाबदेही तय करने को भी कहा है। बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बद इंतजामी के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में इलाज के लिए आई एक महिला मरीज को स्ट्रेचर तक नहीं मिला, जिससे परिजन उसे गोद में उठाकर अस्पताल लाए। वहां मौजूद डॉक्टरों की गैर मौजूदगी से नाराज परिजनों ने हंगामा किया और अस्पताल की व्यवस्था सुधारने की मांग की है। रतनपुर में अस्पताल की आपातकालीन सेवाएं लंबे समय से अस्त व्यस्त हैं। एक डॉक्टर के इस्तीफे के बाद से स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल हो गया है और डॉक्टरों की भारी कमी महसूस की जा रही है। इसी वजह से मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने नानी को लेके आया था कमजोरी की वजह से, तो हॉस्पिटल पे आया तो यहाँ कोई नहीं थे डॉक्टर। फिर उनको बुलाया गया तो वो आए नहीं, लेट से आए, उनका इलाज सही टाइम पे नहीं हुआ। यहाँ आसपास के हम लोग पत्रकार को बुलाए तभी यहाँ इलाज चालू हुआ। डॉक्टर लोग का यहाँ बहुत अभाव है। वास्तव में रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत बड़ा स्थान को कवर करता है। उस हिसाब से यहाँ स्टाफ की कमी है, जिसके लिए हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री और प्रभारी मंत्री से बोलकर स्वास्थ्य यहाँ का अमला पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए ऊपर के अधिकारियों से बात करके ही कुछ किया जा सकता है। हंगामे की सूचना मिलते ही रतनपुर नगर पालिका अध्यक्ष लव कुश कश्यप अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने भी डॉक्टर की संख्या बढ़ाने की जरूरत बताई। इस दौरान ब्लड प्रेशर से पीड़ित महिला मरीज को घंटों इंतजार करना पड़ा। यह घटना क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। वार्ड क्रमांक 43 देवरी खुर्द स्थित अटल आवास के रहवासियों को निगम प्रशासन द्वारा 30 से 50 हजार रुपए तक की एक मुश्त राशि पहुंचाने का नोटिस थमाया गया है। इस नोटिस के बाद से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। नाराज रहवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी पीड़ा सुनाई और कहा कि वर्षों से बुनियादी सुविधाओं के अभाव में वे नरकी जीवन जी रहे हैं। ऐसे में इतनी बड़ी रकम जमा कर पाना उनके लिए असंभव है। वर्ष 2000 में शासन द्वारा देवरी खुर्द में अटल आवास का निर्माण कर बंधवापारा, हेमूनगर जैसे इलाकों से गरीब परिवारों को बसाया गया था। शासन ने तय मासिक किश्तों के आधार पर उन्हें आवास तो दिया, लेकिन न नाली बनी, न बिजली आई और न ही साफ सफाई की व्यवस्था की गई। वर्षों तक शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली, जिससे रहवासी नाराज होकर किश्त देना बंद कर चुके थे। सन 2000 में अटल आवास का निर्माण किया गया था। लगभग 400 मकान वहां पर बनाया गया है और लगातार वहां पे के रहवासी वहां पर निवासरत है तब से। लेकिन शासन प्रशासन की ओर से मूलभूत सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। बाकायदा आप वहां पर जाके देखेंगे तो नाली का निर्माण नहीं है। छोटी छोटी नालियां हैं जो बजबजा रही है, कचरा भरा हुआ है, वहां पर गंदगी से में बदबू आ रही है। साथ में पानी की समस्या नहीं है और इसके अलावा भवन भी जर्जर हो गया। लेकिन एकाएक निगम प्रशासन एक सप्ताह पूर्व आवास वासियों के समस्त घर में आकर नोटिस देते हुए एक मुश्त 50,000 से 30,000 रुपए पटाने की बात कहते हुए इनके डराया धमकाया जा रहा है। यदि वो राशि नहीं जमा होती है तो उनका सामान बाहर निकाल कर ताला लगाने की बात कही जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने हम लोग आए। अब अचानक निगम प्रशासन द्वारा
30 से 50 हजार रुपए की एक मुश्त राशि जमा करने का नोटिस थमाकर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। पीड़ितों का कहना है कि वह पहले की तरह 315 रुपए की मासिक किश्त ही जमा कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वे पावर हाउस चौक में चक्का जाम करेंगे। रहवासियों ने साफ कहा, जब तक सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक किश्तें भी नहीं दी जाएंगी। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कश्यप की रिपोर्ट। बिलासपुर के तिफरा जोन स्थित वार्ड क्रमांक 4 की सिद्धि विनायक कॉलोनी में बिजली विभाग की लापरवाही उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है। यहां घरों के ऊपर से गुजरे हाई टेंशन तारों से लोगों में डर बना हुआ है। कॉलोनी वासी कई साल से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन विभाग की नींद अब तक नहीं टूटी। लोगों का कहना है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हुए हैं। लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन न तो तार हटाए गए और न ही खंभों की स्थायी व्यवस्था की गई। हालात ये है कि हाई टेंशन तारों को अस्थायी रूप से बांसों के सहारे टिका दिया गया है, जिससे हर वक्त खतरा बना रहता है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोग खासे चिंतित हैं। कई बार तारों से चिंगारियां भी निकलती देखी गई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि मीडिया से गुहार लगाने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। एक बार वैसे ही मतलब आंधी तूफान आया था, उसके वजह से एक बार मतलब एकदम फटाके जैसा पूरा फूटने लगा था। घर में पूरा अंगारा फेंकने लगा था। हम लोग मंदिर भी जा रहे थे उस समय, मेरे बच्चे लोग थे, पूरे हम लोग तैयार होकर पूरा फैमिली निकल रहे थे। वैसे पूरा मतलब तार से पूरा फटाका टाइप का पूरा फूटने लगा, पूरा गिर रहा था। तो हम लोग बच्चे भी उस दिन भैया, तो डर है हाई टेंशन वायर से, उसको हटवा देते तो अच्छा रहता है। लोग से कई बार बोले थे, लेकिन कभी कोई सुने नहीं, कोई काम नहीं करवाया। अरे तो वही वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हम लोग का तो और पास में पड़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे इतना पास में है हाई टेंशन वायर, जिसकी वजह से हम लोग को डर भी लगता है। कपड़ा छत पे फैलाने जाते हैं तो डर लगता है ना, बच्चे छोटे छोटे हैं, जाते हैं कभी खींचा जाए करके। एक बार पूरा अंगारा पूरा घर में गिरने लगा था, हम लोग पूरा फैमिली बाहर निकल गए थे। जो अस्थायी कनेक्शन उपभोक्ताओं द्वारा अपने अपने घर के लिए ले गया है, खंभा चूँकि वहाँ लगे नहीं है, एलटी लाइन का विस्तार नहीं हो पाया है, और ये को जो तार को व्यवस्थित नहीं होने के कारण ये दिक्कत आ रही थी। तो कुछ जगह पर तार को जहाँ से शिकायत मिल रही थी उसको ठीक किया गया है, और बाकी आगे जहाँ जैसे भी शिकायत मिलेगी इसको ठीक किया जाएगा। हाँ, चूँकि ये सब अस्थायी कनेक्शन है तो लगातार इसकी शिकायत मिलते रहती है, और ये मतलब कनेक्शन यदि स्थायी कनेक्शन के लिए उपभोक्ता आवेदन करते हैं तो ही खंभा लग के उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी, तो व्यवस्थित किया जाएगा। इसमें लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी उपभोक्ता अच्छे से कनेक्शन लें और कार्रवाई करें, शीघ्र इसमें कार्रवाई करने की। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नवरात्रि के दिन इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके ही चाचा ने दुष्कर्म किया, सिगरेट से जलाया, एसिड डाला और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। इस मानवीय कृत्य ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। कांग्रेस पार्टी ने दुर्ग जिले की घटना को लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा। इस दिल दहला देने वाली घटना के विरोध में बिलासपुर के नेहरू चौक में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला जलाया गया।
कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर कुशासन और कानून व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया। जब से भारतीय जनता पार्टी में विष्णुदेव जी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। कहीं पर चारों तरफ अराजकता का वातावरण है, अपराधी बेखौफ है। जिस तरीके से 6 साल की बच्ची के साथ दुर्ग में मोहन नगर थाने के अंतर्गत जो घटना हुई है, ये घटना न केवल शर्मनाक है बल्कि कानून और व्यवस्था के नाम पर भी काले कुतने जैसी बात है। इस तरह अपराधियों पर अगर लगातार कार्रवाई नहीं होगी तो पूरा एक नया चक्र चालू हो जाएगा और ये सरकार का जो जिसको जनता ने वोट दिया है, वोट देकर के सिरमौर बनाए हैं प्रदेश का, उस सरकार के विरुद्ध जनता जागने का काम कर रही है और हम कांग्रेस के लोग जगाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज देखा जाए तो जब से बीजेपी की सरकार बनी है, साय जी के नेतृत्व में, आप लोग देख रहे हैं अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है। अब तो मासूम बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ छत्तीसगढ़ में माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चारों तरफ आतंकी माहौल है। आप देख रहे हैं रोज़ की चाकूबाजी, लोगों का अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो लगातार अपराध में वृद्धि हो रहा है। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में घटी यह घटना समाज को झकझोर देने वाली है। 6 साल की मासूम के साथ हुए इस जघन्य अपराध ने लोगों में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। आरोपी ने बच्ची के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि उसे बेरहमी से मार भी डाला। दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाले इस मामले को लेकर हर तरफ नाराजगी देखने को मिल रही है। महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी ने सरकार को घेरते हुए कहा, जब प्रदेश में 6 साल की बच्ची तक सुरक्षित नहीं है तो ये किस सुशासन की बात हो रही है। पता नहीं वो कौन सा सुशासन त्यौहार मनाना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि जब एक 6 वर्ष की कन्या सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। 1.5 साल से आप लोग सभी देख सकते हैं कि कैसे कुशासन चरम पे है, अपराध चरम पे है। देखिए हत्या, डाकू, चाकूगिरी, ये सब तो हो ही रहा है। ना 6 साल की बच्ची सुरक्षित है, ना 60 साल की महिला सुरक्षित है। तो इसके खिलाफ आज हम लोगों ने पुतला दहन किया और ये सिर्फ केवल कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन नहीं है शासन के खिलाफ, ये आम जनता का भी आक्रोश है, जिसकी आवाज़ बनकर कांग्रेस पार्टी आप लोग तक से पहुंचाना चाहती है कि उस लड़की को और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये कब तक चलेगा? 6 वर्ष की बच्ची अपने ही घर में सुरक्षित नहीं पाई जा रही है। उसके सगे चाचा ने उसके साथ ऐसा शर्मनाक काम किया है और उसके बाद उस बच्ची के ऊपर एसिड डालना और उसका शरीर नोच कर और बहुत ही दरिंदगी की हद पार कर दी गई है, जिसमें आम जनता में और हम कांग्रेसियों में नहीं, आम जनता में भी आक्रोश है। और मैं चाहूँगी कि उस दरिंदे को, जो भी ये कुकृत्य किया है, जिसने ये कर्म किया है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। घटनाएं घटित होते जा रही है, न महिलाएं सुरक्षित है, न बच्चियां सुरक्षित हैं, न यहाँ के जनता सुरक्षित है। आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, अनुसूचित जाति के क्षेत्र के और किसानों के साथ भी हो रहा है। तो ये सरकार कहाँ है? छत्तीसगढ़ की जनता पूछना चाहती है कि सरकार आखिर किसकी है, कौन सी सरकार चला रही है? क्या ऐसी व्यवस्था है जिसको सुशासन का नाम दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और विष्णुदेव की सरकार को चाहिए कि ऐसे घटनाओं पर रोक लगाए। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, न तो यहाँ का गृह मंत्री ध्यान दे पा रहे हैं, न तो मुख्यमंत्री, और छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, विष्णुदेव साय की सरकार आई है, महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित हैं। आप देख रहे हैं दुर्ग में जिस प्रकार से 6 साल के बच्चे के साथ अनाचार कर दिया जाता है और निर्मम हत्या कर दी जाती है, इसी प्रकार से लगभग साल भर पहले बिलासपुर में भी घटना, सिरगिट्टी में 4 साल के बच्चे के साथ बलात्कार और हत्या कर दी जाती है। कोनी में भी इसी प्रकार की घटना सामने आती है। तो ये सिद्ध करता है कि विष्णुदेव साय की सरकार कानूनी रूप से विफल है, महिलाओं को सुरक्षा देने में, बच्चियों को सुरक्षा देने में विफल है। कांग्रेस ने यह विरोध सिर्फ पार्टी स्तर पर नहीं बल्कि आम जनता के आक्रोश की आवाज बनकर किया है। सभी ने आरोपी पर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हाल ही में हुई 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। इस अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मांग रखी है। 6 वर्षीय मासूम पीड़िता के साथ जो हुआ वह अत्यंत दर्दनाक है। रामनवमी के दिन कन्या पूजन के बाद जब मासूम अपने घर लौट रही थी, तभी उसके अपने चाचा ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। चाचा ने न केवल उसके साथ दुष्कर्म किया बल्कि उसके चेहरे पर खरोंच लगाई, उसके निजी अंगों में एसिड डाला और सिगरेट से जलाया।
इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने जिलाधीश से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समिति के सदस्य अंकुर ठाकुर ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। महिला सदस्य बिंदु सिंह कछवाहा का कहना है कि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस प्रकार से जिस निर्ममता के साथ में जो जघन्य अपराध किया गया है, जो बलात्कार एक छोटी सी बालिका के साथ में किया गया है, इसके विरोध में कहीं ना कहीं पूरा हिंदू समाज और पूरे शहर के लोग आज आक्रोशित हैं। यही आक्रोश मन में व्यक्त हुआ तो हमने पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करने के लिए आए हुए हैं कि ऐसे आरोपी को, क्योंकि पूर्व में देखा गया है पूर्ववर्ती सरकार में ऐसे आरोपियों को जमानत मिल जाती है, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को अगर ये सरकार फांसी का सीधा सीधा सजा देती है बिना समय व्यर्थ किए, तो इसका हम स्वागत करेंगे। अन्यथा सर्व हिंदू समाज रोड पर आकर के ये आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध, वो भी उसके चाचा के द्वारा, निस्संदेह अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे अपराध की कोई भी कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को पब्लिक के हाथों दे देना चाहिए ताकि उनको एहसास हो कि ये जो कुकर्म कर रहे हैं ये दोबारा ना हो। एक छोटी सी बच्ची, मैं भी अपनी बच्ची को लेके रखती हूँ और मुझे लगता है कि लोगों को मैं सलाह देना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस की जरूर क्लास ले गए और शस्त्र के साथ में शास्त्र की शिक्षा जरूर दे ताकि बच्ची अपनी सुरक्षा खुद कर सके। और मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगी कि या तो उनको फांसी पे लटका दे और टाइम टेकिंग होता है कि उनके जो प्रोसेस में वो कम किया जाए और संविधान में नया संशोधन लाया जाए। दुर्ग जिले की इस घटना ने हर समाज को झकझोर कर रख दिया है। सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यह बच्चे अपने किस तरह से बचाएं। शासन प्रशासन को इस मामले को देखते हुए सख्त होने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भारतेंदु कश्यप की रिपोर्ट। सिटी कोतवाली पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात आरक्षक से बीच सड़क पर मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था। घटना के दूसरे दिन कोतवाली पुलिस ने मामले के अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें थाने से पैदल जुलूस निकालकर गोल बाजार होते हुए सदर बाजार में उनके घरों तक ले जाया गया। घटना शहर के व्यस्त इलाके की है, जहां 6 युवकों ने मिलकर एक आरक्षक से मारपीट की। पीड़ित आरक्षक ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी जैदुल हक, सैफुल हक, मनोज वर्मा और अन्य साथियों ने शराब के लिए पैसे मांगने के विवाद में मोटरसाइकिल से कट मारकर मारपीट शुरू कर दी। जांच के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर ये बात सामने आई है कि कुल 6 लोगों ने मिलकर आरक्षक से मारपीट की थी। सभी को हिरासत में लेकर इनका जुलूस गोल बाजार से सदर बाजार तक निकाला गया। बाद में उन्हें वापस थाने लेकर गए, जहां इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट लिखाया गया था कि जैदुल हक, सैफुल हक, मनोज वर्मा एवं अन्य साथी लोग मिलकर और सदर बाजार में मारपीट किए थे। शराब के लिए पैसे मांगने की बात को लेकर मोटरसाइकिल कट मार कर निकले थे और उसी बात को लेकर उनके साथ मारपीट किए थे, जो प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान गवाहों कथन लिए गए, जो 3 आरोपी के साथ 3 अन्य आरोपी, कुल 6 आरोपी मिलकर मारपीट करना पाया गया था, जिसमें धारा 192 BNS जोड़ी गई है। आरोपी के कब्जे से जिस राड से उन्होंने मारपीट की थी उसको जब्त किया गया है। आरोपियों की विधिवत गिरफ्तारी करके और न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। बोदरी नगर पालिका परिषद में सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने क्षेत्र में सफाई, पानी और बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की। जल्द से जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन, नगर पालिका परिषद के घेराव तक की चेतावनी सीएमओ को दी गई है। पार्षदों की नाराजगी की वजह यह है कि उनके वार्डों में नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही है। गंदगी का आलम यह है कि नालियां बजबजा रही हैं। वार्डवासी बदबू और मच्छर से त्रस्त हैं। दूसरी बड़ी समस्या पेयजल को लेकर है। वार्डवासियों को साफ पीने का पानी तो दूर, उन्हें सुबह शाम निस्तारी के लिए ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की लचर व्यवस्था के कारण वार्डों में अंधेरा छाया रहता है, जिसके कारण आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। वार्ड नंबर 7 के पार्षद प्रतिनिधि आशीष खत्री ने बताया कि मोहल्ले में जो नाली बनी है उसे गलत तरीके से बना दिया गया है, जिस कारण पानी की सही से निस्तारी नहीं हो पा रही है। वार्ड नंबर 8 के पार्षद श्याम कुमार आर्य गुड्डू ने बताया कि उनके वार्ड में बहुत दिनों से नाली की सफाई नहीं की जा रही है। कोई निराकरण नहीं है, तो उसी संबंध में साफ सफाई जो है आज इतनी ठप हो गई है कि साफ सफाई के नाम से आप देखोगे तो सब नालियां भरी हुई हैं। मच्छर इतने पनप रहे हैं कि महामारी फैल सकती है। तो आज उसी संज्ञान में आज नगर पालिका में मैंने आवेदन दिए हैं, एक तो पानी के लिए
कि जल सुविधा बनाई जाए, क्योंकि जल के बिना तो किसी का कल है ही नहीं। तो जल तो हर किसी के लिए आवश्यक है। मानव जीवन के लिए तो प्रथम हमको पानी की बहुत बड़ा जो दिक्कतें हैं वो दूर करनी है। दूसरा ये है जो नालियाँ बनाई गई हैं, ये नालियों की जाँच होनी चाहिए कि किस प्रकार से उसको ठेकेदार को पेमेंट हो गई, जो नालियाँ उस लायक ही नहीं हैं, तो वो नालियों की पहले जाँच हो और उनको सुधार कार्य किया जाए। और जो सफाई है, सफाई करके फॉगिंग मशीन या ब्लीचिंग पाउडर डाल के थोड़ी समस्याओं का हल करें ताकि मच्छर न पनपे वहाँ पे। पूरे वार्ड में यही समस्याएँ साफ-सफाई के मुद्दे पे भी हैं ये सब। आज मैंने आवेदन दिए हैं, अब आवेदन पे एक्शन उठाना हमारे अधिकारी का काम है। अब उनको हमने अवगत करा दिया है कि असुविधाएँ क्या हैं। तब उनको अब वो लेंगे अपने संज्ञान में कि उनको कैसे एक्शन लेना है। कुछ दिन में हमारी पीआईसी मीटिंग भी होगी, तो उसमें भी बोला हूँ मैं कि इन सब एजेंडों को शामिल किया जाए ताकि हमको भी पता रहे कि कहाँ पे क्या कमी रह गई है। मैंने 3 लेटर दिए हैं। तीनों में क्या है, बंगाली पारा में विगत 2 से 3 माह से गंदा पानी आ रहा है। मौखिक मैंने बहुत बोला सीएमओ मैडम को, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको बोलने से भी ना कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ना आज उनको लेटर दिया है। 3 महीना हो गया, बंगाली पारा में इतना गंदा पानी आ रहा है ना, पीने योग्य पानी नहीं है। उसमें कुछ भी गंभीर बीमारी फैल सकती है। तो उसका जिम्मेदार पूरा प्रशासनिक अधिकारी होगा। नगर पंचायत बोदरी की जो अधिकारी है ना, वो और उसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे। वार्ड क्रमांक 8 की बात है ये। और उसके बाद नाली पूरी समस्याएं हैं, सफाई नहीं होती है, बोल बोल के परेशान हो, लाइट की व्यवस्था नहीं है, नाली की तो इतनी गंदी हालत है पूछिए मत। बड़ा तकलीफ पा रहा है। मैडम को बोलो, फ़ोन नहीं उठाती, कुछ भी शिकायत करो हो जाएगा बस हो जाएगा बोलती है, समस्या का निवारण होता नहीं है। अभी पानी च नहीं आ रहा है कहीं भी, बहुत कष्ट वाला काम है। इसलिए मैंने आज आवेदन दिया है शिकायत का। मैं चाह रहा हूँ जल्द से जल्द समस्या का निवारण हो जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन की मैं अगला लेटर दूंगा। वार्ड वासियों के साथ उग्र आंदोलन करूंगा। नगर पंचायत परिषद को घेरने की तैयारी है। फिर इन सब समस्याओं को लेकर नवनिर्वाचित पार्षद लगातार नगर पालिका के उच्च अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, लेकिन समस्या आज भी जस की तस है। यही कारण है कि अब उनके आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि पार्षदों ने सीधे सीएमओ को ही उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में बढ़ती गर्मी ने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया है। सूरज की तपिश और आसमान से बढ़ती आग लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गर्मी सबब पर है। अप्रैल महीने की शुरुआत से ही तापमान में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। दिन के समय पारा 41 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जिससे न सिर्फ सड़कें सुनसान नजर आने लगी है, बल्कि स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में भी उपस्थिति प्रभावित हुई है। गर्मी का असर सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों और सड़कों पर काम करने वालों पर पड़ा है। तेज धूप और लू के थपेड़ों ने लोगों को दोपहर के समय घरों में कैद कर दिया है। डॉक्टरों की माने तो इस मौसम में डिहाइड्रेशन और लू लगने के मामले तेजी से बढ़े हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। खासकर बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा इस चीज से प्रभावित हो रहे हैं।
प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए कुछ एहतियातन कदम उठाए गए हैं। स्कूलों के समय में बदलाव भी किया गया है। तेज गर्मी का असर अब दिखाई देने लगा है। हर तरफ जल संकट के साथ ही पानी बचाने की जद्दोजहद होने लगी है। बिलासपुर जिले के तखतपुर और बिल्हा क्षेत्र में भी जल संकट गहराने लगा है। नगर के विभिन्न वार्डों में पेयजल की आपूर्ति बेहद प्रभावित हुई है। प्रशासनिक स्तर पर इससे निपटने विभिन्न उपाय आजमाए जाने लगे हैं। एक बार फिर से नागरिकों को पीने के पानी के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में हैंडपंप या फिर नल से पानी निकलना बंद हो गया है, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। जल संकट को देखते हुए नगरवासियों ने प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की है। कलेक्टर अवनीश शरण ने जानकारी दी कि बिल्हा और तखतपुर ब्लॉक को सेमी क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है, जहां जल स्तर काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। इन क्षेत्रों में विशेष निगरानी और प्रयास किए जा रहे हैं। अभी लिस्ट जारी की है, उसमें हमारे 2 विकासखंड जो है सेमी क्रिटिकल में है। उसमें सेमी क्रिटिकल में हम देखें तो बिल्हा और तखतपुर ब्लॉक है, तो इन दोनों जगह पे विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। और कहीं कहीं पे ये भी हो गया है कि जो पाइप बढ़ाने के बाद भी नल में पानी नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि वाटर लेवल काफ़ी डाउन हो गया है। इसलिए मेरा सभी से यही है कि जब तक मानसून स्टार्ट नहीं हो जाए तब तक किसी प्रकार के बोर उत्खनन न करें। कलेक्टर ने बताया कि भूजल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पानी की उपलब्धता पर असर पड़ा है। कुछ इलाकों में स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि पाइपलाइन विस्तार के बावजूद नलों में पानी नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने किसानों और आम नागरिकों से अपील की है कि मानसून के आगमन तक नए बोरवेल या जल स्रोतों की खुदाई न करें, ताकि जल संकट को और अधिक गंभीर होने से रोका जा सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। इधर गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही पेयजल संकट भी गहराने लगा है। ये स्थिति केवल किसी एक क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में समान रूप से देखी जा रही है। जल स्तर में गिरावट के कारण अब ये समस्या गंभीर रूप ले रही है। इसे ध्यान में रखते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब जिले में बिना अनुमति बोरिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने निजी पेयजल के उपयोग के लिए भी बोर खनन करना चाहता है तो उसे पहले संबंधित अनुविभागीय अधिकारी या अपर कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के किया गया बोर खनन अवैध माना जाएगा और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि गर्मी के मौसम में जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए जन सहभागिता भी बेहद आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि भूजल ग्राउंड वाटर का अनावश्यक दोहन न करें और जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी क्षेत्र से अवैध बोरिंग या भूजल का अत्यधिक दोहन करने की शिकायत मिलती है तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अगर हम देखें तो जो गर्मी की स्थिति है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये पूरे स्टेट में ही नहीं, पूरे कंट्री नेशन वाइड देखा जा रहा है। बिलासपुर ज़िले में इसको लेके हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, पेयजल के अलावा जितने भी बोर हैं वो किसी प्रकार से मतलब बोर नहीं होंगे। बोर उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया गया। अगर किसी को पेयजल के लिए भी अपना व्यक्तिगत बोर लगाना है तो वो संबंधित एसडीएम या एडीएम से परमिशन लेंगे। सिर्फ पीएचई और नगरीय निकाय को इसमें छूट दी गई है, जिससे कि वो पेयजल के लिए जो बोर होता है वो कर सकें। मेरी आपके माध्यम से सभी नागरिकों से भी अपील है, किसानों से भी अपील है। इस मौसम में हमारा जो देखेंगे जलस्तर भी काफ़ी गिर गया है और जो वेदर का जो फोरकास्ट आ रहा है वो भी 41-42 डिग्री तक जा रहा है अगले हफ्ते तक। तो कम से कम पेयजल का जो शरण है, कह सकते हैं कि दोहन है, वो न करें। जो ग्राउंड वाटर है उसका ज़्यादा दोहन न करें। ये देखने में भी आ रहा है कि बहुत सारे जगह पे समर पैडी के रूप में भी किसानों द्वारा किया जा रहा है। तो मैं सभी से अपील भी करूंगा और अगर कोई उसका पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी होगी। बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 64 बिरकुना में प्रशासन की तोड़फोड़ कार्रवाई को लेकर स्थानीय रहवासियों में भारी आक्रोश है। रहवासियों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम जोन 8 की टीम ने उनके घरों को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें एक घर को तो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। इस कार्रवाई के विरोध में लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी बात अधिकारियों के समक्ष रखी। बिरकोना के ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष गुहार लगाई कि वे पिछले 25-30 वर्षों से वही रह रहे हैं और उनके पास न तो कोई ज़मीन है और न ही घर बनाने के लिए पैसे। ग्रामीणों ने बताया कि 6 अप्रैल को नगर निगम की टीम बिना कोई नोटिस दिए पहुंची और तोड़फोड़ की कार्यवाही शुरू कर दी। लोगों के विरोध पर यह कार्यवाही रोकी गई और उन्हें
3 दिन का समय दिया गया, जिससे वे काफ़ी परेशान हैं। भीषण गर्मी में छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ घर खाली करना उनके लिए संभव नहीं है। ग्रामीण नीरज सोनी ने कहा कि बिरकोना की ज़मीन पहले भी कई सरकारी परियोजनाओं के लिए दी गई है और अब प्रशासन ने उन्हें पूरी तरह उजाड़ने का निर्णय कर लिया है। अभी कम से कम 25-30 परिवार ला नोटिस दिया गया है। उनमें तो बहुत कम से कम सैकड़ों परिवार रहते। हम ये चाहतन भैया कि ठीक है तुमन 5 एकड़ ला ले था तो ले था, लेकिन बाजू में जन जमीन बचे तेन में मतलब निवास बना के ही देवा। कोई ला बेघर मत करा, कोई के हाय मत लेवा, ओकर जीवन में जहर मत घोला, मन ला जिए देवा। कम से कम छोटे छोटे कुटिया बना के उनके बाजू के जमीन में रह जाए, ऐसा परमिशन दे के, पट्टा दे के, आवास दे के मतलब वहाँ निवास रखा। भैया हमारे यहाँ बिरकोना वार्ड नंबर 64 में कलेक्टर के आदेशानुसार नगर निगम के लोगों द्वारा बिना नोटिस दिए 4 तारीख को हमारे यहाँ बुलडोजर से हमारे घर को तोड़ा गया है। जो सामान तोड़ा गया है उसमें का सामान जो बचा था उसको ले जाया गया है और कल रात में हम लोगों को 8 बजे नोटिस दिया गया है कि आज सुबह आप लोग कार्यालय में पहुंचकर अपना उपस्थिति दर्ज कराएं, ऐसे करके। और तोड़ने जाने के लिए हम लोगों को इतना मतलब कम समय दिए हैं कि 3-4 दिन के बाद हम लोगों का घर तोड़ दिया जाएगा, ऐसे करके बोला जा रहा है। सर कल हम लोगों को नोटिस दिया गया था 7 बजे, उसी के तहत हम लोगों को उपस्थित किया गया था यहाँ। हम चाहत हन कि भाई हमारे घर के जैसे तोड़ा से गवर्नमेंट से, तो हमन का 3-3 ढीस जमीन बता के हमन का जगह दे दे, पट्टा सही है ना। और जब तक के हमारे घर न बन जाए तब तक के तोड़ना भी नहीं है, और जब घर तैयार हो जाए तभी तोड़े दे, यही चाहत हन। पूर्णिमा मरावी और हजारीलाल सूर्यवंशी जैसे ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि वे इस जगह को अपनी जन्मभूमि मानते हैं और 25-30 वर्षों से वहीं रह रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन का यह रवैया अन्यायपूर्ण है और वे कहीं और जाकर बसने की स्थिति में नहीं हैं। रहवासियों की मांग है कि उन्हें उसी जगह पर स्थायी समाधान दिया जाए और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उनके घर को न तोड़ा जाए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भारतेंदु कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बिलासपुर जिले में अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मंगलवार को एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम विहारी जायसवाल ने शहर के प्रमुख शासकीय अस्पतालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत उन्होंने मेंटल अस्पताल से की, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की सराहना की। इसके बाद मंत्री जायसवाल कोनी स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में चल रही चिकित्सा सेवाओं और सुविधाओं की समीक्षा की तथा भविष्य में यहाँ सुविधाओं के विस्तार की बात भी कही। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पुराना बस स्टैंड स्थित जिला अस्पताल का भी दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं, जिससे लोगों को बेहतर इलाज मिल पा रहा है। जिला अस्पताल की सेवाओं की सराहना करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मरीजों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। व्यवस्थाएं तो सतत रूप से सुधारने के लिए और बनाने के लिए होते हैं, और लगातार हमारा कोशिश है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं आम जनता तक आसानी से पहुंच सके, और इसी के तहत हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। अभी आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल, वेयर हाउस के गोडाउन और अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए हुए हैं। इसके बाद सिम्स में भी जाएंगे।
तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी जहाँ हैं हम, अभी सभी व्यवस्थाएं तो अच्छी दिख रही हैं। आईपीडी, ओपीडी, डिलीवरी वार्ड, ये सारे अच्छे से सुचारू रूप से चल रहे हैं। और कुछ विषय भी जैसे कि मेंटल हॉस्पिटल में भी कुछ रेनोवेशन की बातचीत आई है, उसको करना है। सुपर स्पेशलिटी में जल्द से जल्द आईपीडी चालू करना है, उसके लिए भी विभागीय जो ठेकेदार हैं और अन्य अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत हुई। इधर रायपुर रोड में काली ढाबा के सामने स्थित जेके ग्रुप का प्रोजेक्ट लोगों को प्रभावित कर रहा है। यही कारण है कि लोग एक बेहतर घर का सपना लेकर इस ग्रुप के साथ जुड़ रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर सोमवार की शाम को हेवंस ग्रीन सिटी में स्थित मंदिर में भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। देश भर में इन दिनों वातावरण राममय बना हुआ है। हर तरफ भगवान राम की उपासना, पूजा, प्राण प्रतिष्ठा रैली जैसे कई आयोजन किए जा रहे हैं। बिलासपुर जिले में रामनवमी के अवसर पर कई तरह के कार्यक्रम किए गए। इस मौके पर रायपुर रोड में काली ढाबा के सामने जीके बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर्स ग्रुप के दूसरे प्रोजेक्ट में बनाए गए राम मंदिर में भगवान राम के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में यहां पहुंचे राज्य शासन के डिप्टी सीएम अरुण साव, क्षेत्रीय विधायक बिल्हा धर्मलाल कौशिक और बिलासपुर शहर के विधायक अमर अग्रवाल के अलावा महापौर पूजा विधानी की मौजूदगी में इस मंदिर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सभी श्रद्धालुओं को इस नए मंदिर और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम हम सभी के आदर्श हैं और आज मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें बेहद प्रसन्नता हो रही है। इस मौके पर जीके ग्रुप के हेमंत मेघराज जीवनानी ने बताया कि उनका यह दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें लगातार ग्राहकों का प्रतिसाद मिल रहा है। कॉलोनी में रहने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए उन्होंने एक बेहतरीन कलात्मक मंदिर की स्थापना की है ताकि यहां रहने वाले लोगों की आस्था और श्रद्धा बनी रहे। पूजा पाठ के लिए यहाँ के निवासियों को दूर कहीं आना जाना न पड़े, इसलिए उन्होंने अपनी इस कॉलोनी में तमाम तरह की सुविधाओं के साथ साथ मंदिर की भी स्थापना कर उसमें भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कराई है। हमारी प्रोजेक्ट में जीके हेवंस ग्रीन सिटी में आज श्री राम मंदिर जी का प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा था, जिसमें अरुण साव जी, धर्मलाल कौशिक जी, अमर अग्रवाल जी, पूजा विधानी आंटी जी सब उपस्थित रहे और बहुत अच्छे से हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। प्लॉटिंग का काम चालू हो गया है सर। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था। सेकंड प्रोजेक्ट हेवंस ग्रीन सिटी फर्स्ट प्रोजेक्ट था। जीके मेघानंदम सेकंड प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 2021 में हमने इसको लॉन्च किया था। ये अभी कंप्लीशन में, अभी मेघानंदम का काम चल रहा है। कार्यक्रम के दौरान जीके ग्रुप से जुड़े मेघराज जीवनानी, सूरज जीवनानी सहित परिवार के तमाम सदस्य, क्रेडाई के पदाधिकारी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी, सेंट्रल सिंधी पंचायत के पदाधिकारी एवं प्रतिष्ठित सदस्य ग्रुप के शुभचिंतक मौजूद रहे। बिलासपुर जिले में आंध्र विप्र समाज के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय रामनवमी पूजा का उत्सव मंगलवार को समापन किया गया। इस अवसर पर पहले दिन श्री राम सीता कल्याणम के बाद दूसरे दिन विधिवत पूजा अर्चना यहां संपन्न कराई गई। अंतिम दिन यहां सत्यनारायण कथा का आयोजन किया गया। इसके अलावा विशाल भंडारे का आयोजन भी यहां पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। पिछले 67 वर्षों से ये आयोजन रेलवे परिक्षेत्र के कंस्ट्रक्शन कॉलोनी दुर्गा पूजा पंडाल में किया जा रहा है। दक्षिण भारतीय पद्धति से आयोजित होने वाले इस रामनवमी उत्सव की भव्यता लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि दक्षिण भारतीय परिवारों के अलावा अन्य समाज के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। 3 दिवस के इस आयोजन को लेकर लगातार उत्साह का माहौल यहाँ नजर आया। धार्मिक आस्था वाले भारत देश में त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। रविवार से शुरू हुए रामनवमी उत्सव के समापन अवसर पर बड़ी श्रद्धा के साथ भक्त भगवान की आराधना में लीन रहे। पिछले 67 वर्षों से श्री श्री रामनवमी महोत्सव का कार्यक्रम हम लोग रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉलोनी में मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष 3 दिवसीय कार्यक्रम रामनवमी के दिन शुरू हुआ। जिस दिन रामनवमी होता है उस दिन राम जानकी विवाह का कार्यक्रम हम लोग सवेरे संपन्न करते हैं। शाम को 1000 दियों का शिवलिंग की आकृति बनाकर दीपार्चना का कार्यक्रम करते हैं। दूसरे दिन सवेरे रुद्राभिषेक होता है
और शाम को राज्याभिषेक का कार्यक्रम होता है। यह कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम है। आने वाले वर्षों में मैं सभी से निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम में आप लोग जरूर शामिल होंगे। तीसरे दिन आज सवेरे सत्यनारायण कथा हुआ सामूहिक रूप से, अभी भंडारा चल रहा है। अब मैं गिनती तो नहीं बता सकता कि कितने लोग खा रहे हैं, मगर जितने लोग भी आए हैं मुझे लगता है उन सब पर भगवान राम जी की कृपा बनी रहेगी। तो हमारा पूरा विप्र समाज और हमारे समाज से जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो तेलुगु भाषी नहीं भी हैं, हमारे इस पूजा का बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं और वो लोग शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर धर्मांतरण का केंद्र बिंदु बनते जा रहा है। एक तरफ विष्णुदेव सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तो वहीं न्यायधानी कहे जाने वाले बिलासपुर में एक के बाद एक धर्मांतरण का भांडाफोड़ हो रहा है। ताज्जुब की बात तो ये है कि इस धर्मांतरण के खुला खेल को रोकने प्रशासन की भूमिका उदासीन नजर आ रही है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग एक के बाद एक छापामार कार्यवाही कर धर्मांतरण के खेल का शहर के अंदर ही खुलासा कर रहे हैं। मंगलवार को फिर से एक नया मामला सामने आया। पीड़ित पति सोनू महतो महिला थाने पहुंचा और अपनी आप बीती मीडिया को बताया। दरअसल पेंडर रोड निवासी सुनील महतो का विवाह बिलासपुर के देवरीडीह की रहने वाली युवती से पिछले वर्ष हुआ था। सोनू के मुताबिक 3 महीने साथ रहने के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। इसके बाद उसके मायके वाले उसे देख रेख करने बिलासपुर ले आए। जब पति अपनी पत्नी से मिलने जाता था तब पत्नी और उसके परिजन पीड़ित पति को ईसाई धर्म अपनाने दबाव डालते थे। हिंदू देवी देवता को मानने से मना करते थे। इससे नाराज होकर पति अपनी पत्नी को घर चलने कहा, पर पत्नी ने मना कर दिया। इसके बाद पीड़ित की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तब पिता का मन बच्चे को देखने का हुआ। एक बार फिर पीड़ित पति सोनू अपने पत्नी और बच्चे को घर ले जाने बिलासपुर पहुंचा। फिर वही उसकी पत्नी उसके परिजन उसे ईसाई धर्म अपनाने कहा, लेकिन सोनू ने हिंदू धर्म छोड़ दूसरा धर्म अपनाने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद मामला महिला थाने पहुंचा। मेरे शादी बिलासपुर में हुआ है, जो कि मैं पेंडा में रहता हूं, और मेरे घर वाले मतलब मेरे पत्नी के घर वाले द्वारा मेरी बीवी को घर से ले जाया जा चुका है। 3 महीने 2 महीने के नाम से ले गए थे इलाज पानी करवाने के लिए, ध्यान रखने के लिए। उसके बाद मैं अपने घर ले जाने के लिए मैं कई बार गया घर पे, बोला भी कि चलो घर चलो। मेरे को साफ तौर पे बोला गया वहाँ पर कि भैया जब तक ईसाई धर्म नहीं अपनाओगे, आप हिंदू कैसे कन्वर्ट नहीं होगे, तब तक हम अपनी बेटी को आपके पास नहीं भेजेंगे। इस तरीके से मेरे को काफ़ी बार कंटिन्यू मेरे पास दबाव प्रेशर मेरे को डाला गया। इधर महिला थाना प्रभारी ने धर्म परिवर्तन जैसे किसी भी शिकायत से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मामला महिला थाने में है, जिसका परीक्षण कर रहे हैं। आगे जैसे भी होगा दोनों परिवार को समझाइश दी जाएगी और साथ रहने के लिए कहा जाएगा। नहीं, धर्मांतरण का आरोप का कोई भी आवेदन नहीं है। मेरे यहाँ एक आवेदन आया है पेंडा रोड का। आवेदिका है स्नेहा महतो। स्नेहा महतो अपने पति के विरुद्ध लगाई है कि घरेलू बात को लेकर विवाद होते रहते दोनों में उस संबंध में। बाकी धर्मांतरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, नहीं उसके आवेदन में धर्मांतरण संबंधी कुछ भी है। नहीं, जांच के लिए करेंगे। कोई भी आवेदन आता है तो हमारे यहाँ तो पति पत्नी का ही आवेदन आता है, एक दूसरे से विवाद छोटी छोटी बातों पे लेके होता है, कभी कभी बड़ी बात पे भी हो जाती है। तो सर्कुलर जारी हुआ है महिला थाना के लिए विशेष तौर पे कि यहाँ पे पहले 3 काउंसलिंग होगा, 3 काउंसलिंग के बाद ही कुछ उसमें आपराधिक प्रकरण बनता है तो अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। एक तरफ पति अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहा है, तो वहीं पुलिस अधिकारी इस बात से साफ इनकार कर रही है। अब इस मामले को समझना होगा कि क्या जानबूझकर धर्मांतरण का मामला जोड़कर इस मामले में पति संभावित अपनी जीत देख रहा है, या फिर वास्तविकता इसके करीब है। इस मामले में गहन जांच की सख्त आवश्यकता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए घनश्याम गंधर्व के साथ अमर ध्रुव की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सुशासन त्योहार की शुरुआत की गई। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories,
smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत भी की गई, जिसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शिकायत पेटियां स्थापित की गई, जिनमें नागरिक अपनी समस्या आवेदन के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। ये पहल न केवल शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करेगी, बल्कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में भी एक सार्थक प्रयास है। शहरी इलाकों के शासकीय कार्यालयों में और ग्रामीण इलाकों में पंचायत भवनों में शिकायत पेटियां लगाई गई हैं। नागरिकों को अपनी समस्या एक पत्र में लिखकर उसमें नाम, पता और पूरा विवरण जोड़कर पेटी में डालना होगा। शिकायत दर्ज करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल निर्धारित की गई है। शासन की महत्वपूर्ण अभियान प्रारंभ हुई है सुशासन तिहार, जिसके अंतर्गत में हमें अभी 8 से लेकर 11 अप्रैल तक सभी ग्राम पंचायतों में और अर्बन बॉडी में आवेदन दिए जाने हैं। इसके लिए हमने सभी ग्राम पंचायतों में टीम की तैनाती की हुई है। वहाँ पे समाधान पेटी लगाया गया है, इसमें कोई भी आवेदक अपना चाहे तो आवेदन इसमें डाल सकता है। साथ ही हमारे वहाँ जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति अगर आवेदन लिखवाना चाहे लिखने के लिए इसकी हेल्प भी करेगा वो, और उसकी पावती उसको प्रदान की जाएगी। उसी प्रकार अर्बन बॉडी में सभी नगर निगम में सभी वार्ड में और नगर पंचायतों और नगर पालिका में आवश्यकता अनुसार टीम लगाई गई है जो आवेदन प्राप्त करेगी। इन आवेदनों का जो है प्रति दिवस शाम को एंट्री की जाएगी। एंट्री करने के पश्चात में आवेदक के मोबाइल में उसको एक SMS भी मिल जाएगा कि इसका आवेदन कहाँ पर पहुँचा हुआ है। शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया 5 मई से शुरू होकर 31 मई तक चलेगी। इस अभियान से जनता की समस्याएं प्राथमिकता से सुनी जाएगी और समयबद्ध तरीके से उनका समाधान भी किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश भर में 8 अप्रैल से सुशासन तिहार की शुरुआत हो गई, जिसके तहत बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी 70 वार्डों में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से आमजन के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश में 3 चरणों में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग 1 माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 5 मई से 31 मई के बीच में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में सुशासन की सशक्त स्थापना, जन समस्याओं के त्वरित समाधान, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। शिविर स्थलों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इन स्थलों पर समाधान पेटी भी रखी गई है ताकि लोग अपनी शिकायतें समस्याएं निसंकोच लिखकर उसमें डाल सके। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की पहल प्रदेश में योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए बेहतर कदम साबित होगा। हालांकि पहले दिन शिविरों में ज्यादा आवेदन प्राप्त नहीं हुए, लेकिन उम्मीद है कि 1 से 2 दिनों में आवेदन की संख्या में बढ़ोतरी होगी। देखिए, सुशासन दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता जो कलेक्ट्रेट में या डिपार्टमेंटल हेडक्वार्टर में नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी समस्याओं को सरकार उनके घर तक ऐप और पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि उनकी बात सरकार के समक्ष आ जाए और जो समस्याएं स्थानीय स्तर पर हल हो सकते हैं उसको स्थानीय स्तर पर करेंगे, जिला स्तर पर जो होगा जिला पर करेंगे और जो राज्य स्तर पर होगा उसको करेंगे। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories,
smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।